एक अपराधी अपराध करने से पहले एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत वह अपना काम करता है और वह सोच बैठता है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद अपनी ज़िंदगी हम पूरी तरह से जी पाएंगे। लेकिन वह नहीं समझ पाता कि आखिर पुलिस के हाथ कितने लंबे होते हैं। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है कि उसी की एक जल्दबाजी की वजह से एक महिला और एक बच्ची इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चले जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने पुलिस द्वारा सच्चाई निकल के आती है तो इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हों तो एक बार जाकर हमारे चैनल को आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी वजह से हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो पाए और इस वीडियो को काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह घटना उत्तर प्रदेश का है और उसी का धर्मनगरी पड़ता है अयोध्या, और ठीक उसी के पास कुमारगंज कस्बा लगता है और ठीक उसी के करीब देवगांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 15 मार्च 2017 का, वही लगभग दोपहर का 3 से 4 बजे का 20 का टाइम होता है। तो उसी बीच गोमती नगर के ही सटा हुआ राजघाट पड़ता है। तो राजघाट के चलते चलते कुछ दूरी पर देवगांव के करीब एक घना जंगल पड़ता है। उसी जंगल में देवगांव के जो चरवाहे होते हैं, जिनके अपने गाय या कुछ भैंसे होते हैं, उन्हों को ले जाकर उसी जंगल में अपना चरा रहे होते हैं। तभी उसी में से एक चरवाहा की जो नज़र होती है जाकर पेड़ के नीचे टिकती है और उसी के नीचे एक झाड़ी होता है। उसी झाड़ी में एक महिला और एक बच्ची की डेड बॉडी लहूलुहान अवस्था में पड़ी होती है और वह व्यक्ति जैसे ही देखता है तुरंत ही उसके मुंह से चीख निकल पड़ती है। अपने ही लोगों को वहाँ बुला लेता है, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग देखते हैं तो काफ़ी सहम हो जाते हैं। उसी में से कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने गांव की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में जितने व्यक्तियों के पास इस चीज़ की खबर पहुंचती है, सभी लोग उसी जंगल में भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं। देवगांव के चौकीदार को भी खबर लग जाता है, तो चौकीदार जो होते हैं तुरंत ही उसी बाग में पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि वह नज़ारा पूरी तरह से सही है और तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने कुमारगंज फ़ोन कर देते हैं। अब वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं सुनील कुमार सिंह। जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही उसी समय फोरेंसिक टीमों को साथ में डॉग स्क्वाड टीम और कुछ बड़े अधिकारी को सूचना दे देते हैं और अपनी जिप्सी निकालते हैं। अपने जिप्सी में काफ़ी सिपाहियों को बैठाते हैं और उसी बाग में पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि बाग में पहले से ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन ग्रामीण वाले जैसे ही पुलिस को जिप्सी को देखते हैं तो अपने यहाँ छटना शुरू हो जाते हैं और वहाँ थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह अपने साथ सिपाही को लेकर उसी घटना पर जैसे ही खड़े होते हैं तो वह देख कर दंग रह जाते हैं, क्योंकि एक जो महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है और उसी के करीब एक बच्ची होती है। देखने में उम्र उसका 5 से 7 साल के बीच लग रहा होता है। वहाँ पर थाना प्रभारी सुनील कुमार उस महिला की डेड बॉडी को चेक करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं किसी तेज़धार हथियार से उस महिला के शरीर पर काफ़ी जगह चलाया गया है और बच्ची को देखते हैं तो वही हस्र बच्ची का भी होता है। दोनों का शरीर खून से लथपथ अवस्था में होता है, लेकिन पपड़ी जम चुकी होती है। पुलिस समझ जाती है इस घटना को अंजाम लग रहा है अभी कुछ ही घंटे पहले दिया गया है। अब वहाँ पर जितने भी चरवाहे खड़े होते हैं सबसे थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह पूछने लग जाते हैं, आखिर क्या किसी ने देखा है किसी को इस जंगल में आते हुए, या कोई व्यक्ति इस महिला या बच्ची को जानता है? तो जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उस महिला को कोई पहचान नहीं पाता। अब पुलिस के सामने यह चैलेंज बन जाता है कि आखिर यह महिला है कौन, यहाँ आई कैसे और इन दोनों के साथ यह हश्र किसने किया। और पुलिस जब यह सब मन में विचार रखती है तुरंत ही वहाँ कुछ ही मिनट के अंदर बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं। आने के बाद पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर लेती है, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर लेती है। फ़ोटो शूटर भी आ जाते हैं, फ़ोटो खींचकर उसी समय अपनी सोशल मीडिया पर सभी लोग डाउनलोड कर देते हैं, ताकि जल्द जल्द इसकी खबर आस पड़ोस के जितने भी इलाके हैं सब में जल्द जल्द फैल जाए और पुलिस या कोई भी व्यक्ति इस महिला तक, इस बच्ची तक पहुँचे।
और इसकी शिनाख्त जल्द से जल्द किया जा सके। और पुलिस अच्छे से दोनों बॉडी का पंचनामा करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में दोनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम अपने थाने लौट आती है और एक बड़ी मीटिंग बैठाती है। दो टीमों का गठन कर लेती है ताकि जल्द जल्द इस घटना का खुलासा किया जा सके कि आखिर उस बच्ची का और उस महिला का हत्यारा कौन हो सकता है। थाना प्रभारी भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उस बच्ची के साथ ऐसा हश्र कौन कर सकता है। मानो एक महिला थी, लेकिन उस बच्ची का किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। अभी वह तो ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। अब सभी लोग अपने अपने कुछ पुराने केसों के कुछ सुलझाने वाले रहस्य वहाँ मेल कर इकट्ठा रखना शुरू कर देते हैं। अपने अपने सब मन की बात करते हैं, अपने अपने हिसाब से सब मन की बात रख देते हैं। और इसी दिशा में पुलिस कब जो होती है वहाँ जांच पड़ताल के लिए लग जाती है। पुलिस की टीम सबसे पहले अपने ज़िले के जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं सब में उस फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है। यहाँ तक खबरी को लगा देती है कि गांव में पता करो, कहीं कोई महिला या कोई बच्ची अपने घर से तो लापता नहीं है, कहीं किसी थाने में दोनों का गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज नहीं है। और पुलिस इस तरह और इसी लाइन से अब लग जाती है। काफ़ी दिन तलाशी करती है, लेकिन इस बच्ची के बारे में अभी तक कोई पुलिस को जान पहचान के लिए सुराग नहीं मिला हुआ था। और पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो यह बन गया होता है कि आखिर में यह बच्ची है कौन और यह महिला है कौन, सबसे बड़ी शिनाख्त कारण बन जाता है कि इससे पहले पुलिस आगे केस सुलझा भी नहीं पाती और ना आगे केस बढ़ा पाती। और पुलिस इसी फिराक में आगे लगी रहती है। ऐसे तलाश करते करते लगभग एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है। अभी वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी अपने ही थाने में बैठकर कुछ पुरानी फाइलों को देख रहे होते हैं। उन्हीं के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुँचता है। कहने लग जाता कि साहब, मैं दुनिया का वह वाह का व्यक्ति हूँ जिसकी बॉडी आपको देवगांव के उसी घने जंगल में मिला हुआ था, और मैं मूसा खां हूँ और वह मेरी बेटी होती है इसरत जहां, और उसकी अपनी बेटी है जिसकी उम्र 5 साल है। और पुलिस जैसे ही मूसा खां के द्वारा इस बात को सुनती है, सुनने के बाद दंग सा रह जाती है। और यह बात कहने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अपने पास रखे हुए कुछ कपड़े, कुछ छाछ निकाल कर मूसा खां को दिखा देते हैं। मूसा खां जैसे देखते हैं और साथ में फ़ोटो को देखते हैं, देखने के बाद वहीं दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि असल में यही है इसरत जहां और साथ में इसकी बच्ची अपनी है। यह सब शिनाख्त होने के बाद पुलिस की टीम वहाँ मूसा खां को आराम से बैठाती है और उनसे कुछ पूछताछ शुरू कर देती है। तो मूसा खां पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब, असल में 15 मार्च 2017 को हमारी जो बच्ची है इसरत जहां अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने घर से यह बोल के निकल गई थी कि अभी हम मार्केट जा रहे हैं तो शाम तक वापस ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी। हमने उसकी काफ़ी तलाशी की, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। और पुलिस उस समय पूछने लग जाती है कि आखिर आपकी बेटी के साथ इसरत जहां, उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है और उसकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। वहीं पर खड़े उसी समय मूसा खां कहने लग जाते कि साहब, हमें पूरा यकीन हो गया है कि हमारे ही पड़ोस का रहने वाला मुन्ना खां है, क्योंकि हमारा बेटी का वो पुराना आशिक है और इसीलिए उसने अपने रास्ते से हटाने के लिए हमारी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया, क्योंकि उसकी सुनवाई कोर्ट में यही 25 मार्च 2017 को थी और वह एक बेल के तहत अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। अब हमें पूरा यकीन है कि उसी ने हमारी बेटी मुन्ना की हत्या की है। पुलिस पूछने लग जाती कि आखिर इस समय मुन्ना है कहाँ। मूसा खां कह देते हैं कि साहब, वह तो अपने घर से आज से लगभग 15 दिन से उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है और ना ही कहीं उसका कोई सुराग मिल रहा। और पुलिस जैसे इधर मूसा खां के द्वारा इस बात को सुनती है, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि मुन्ना ही इनकी बेटी और बेटी की बच्ची का हत्यारा है। अब पुलिस उसकी तलाशी करने के लिए कुछ खबरियों को उसी समय लगा देते हैं और साथ में मूसा खां से ही मुन्ना का मोबाइल नंबर ले लेते हैं और उसी समय अब मुन्ना का मोबाइल नंबर जो था सर्विलांस पे लगा देती है, ताकि अगर कहीं भी उस समय मुन्ना का मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो तुरंत ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। और पुलिस काफ़ी पहरा लगा देती जल्द से जल्द मुन्ना को अपने कस्टडी में लेने के लिए। यहाँ तक उसके रिश्तेदार जितने होते हैं सबके घर जाकर पूछताछ शुरू कर देते हैं। ऐसे तलाशी करते करते लगभग पूरा का पूरा 1 महीने बीतने का होता है। तभी 14 अप्रैल 2017 का वही शाम का टाइम होता है। उसी समय वहाँ के थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह जो होते हैं उन्हीं के पास एक खबरी का फ़ोन आता है। वह कहने लग जाता कि साहब, इस समय मुन्ना खां जो होता है
फैजाबाद ज़िले के ही पास रुदौली जो कस्बा पड़ता है, उसी के करीब भलेसर एक जाना माना छोटा सा इलाका पड़ता है। उसी में एक प्राइवेट अस्पताल है और वहीं पर एक कॉफ़ी शॉप है। उसी पर मौके पर मुन्ना खा बैठ कर कॉफ़ी पी रहा है और जैसे पुलिस यह बात सुनती है तुरंत ही एक टीम उसी जगह इत्तिया करा देती है। पुलिस की टीम जाती है और मुन्ना खा को ही उसी जगह से गिरफ्तार कर लेती है और अपने थाने उधर जो था कुमारगंज ले आती है। और जैसे कुमारगंज ले आती है तो पुलिस को देखते ही एक बार तो वह सहम जाता है, लेकिन मुन्ना जब पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब असल में हमारा कोई हाथ नहीं है, हम तो अपनी पत्नी के डिलीवरी में उलझे हुए वहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन पुलिस उसकी जुआ को देखती है और पहचान लेती है कि वह पुलिस के सामने पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस के पास काफ़ी सारे सबूत हो गए होते हैं, क्योंकि पुलिस के सामने असल में इसरत जहाँ के जो अब्बू होते हैं मूसा खान ने पुलिस के सामने पूरी पिछली कहानी बयां कर दी होती है और पुलिस के सामने एक सबूत बन के वह पेश हो गया होता है। और वही बात पुलिस जब इधर अब मुन्ना खान के सामने रखती है तो सुनने के बाद मुन्ना खान जो होता है पुलिस के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है और ना किसी जोर ज़बरदस्ती के पुलिस के सामने टूट पड़ता है और पुलिस का पैर पकड़ लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो इसरत जहाँ और साथ में उसकी जो अपनी बेटी होती है उसकी जो हत्या की जो कहानी बयां करता है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा दहल से जाता है। इधर मूसा खा के ही तहरीर पर पुलिस की जो टीम होती है जाकर मुन्ना खान के ऊपर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने जो कड़वी सच्चाई निकल के आती है इससे पुलिस को तो यकीन भी नहीं होता। असल में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अमेठी और उसी के पास शुक्ला बाज़ार पड़ता है और ठीक उसी के करीब किसनी गांव पड़ता है। उसी गांव में काफ़ी ज़्यादा जातिवादी जो लोग रहते हैं, अलग अलग बिरादरी के रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही मुसलमानों का संख्या हुआ है, जिसमें उसी संख्या में रहने वाले होते हैं मूसा खां की अपनी पत्नी होती है, साथ में उनका 4 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा होता है। लेकिन सभी बच्चों की शादी कर चुके होते हैं। लेकिन इसरत जहाँ होती है उस घर में अभी शादी लायक जैसे ही पहुंचती है तो उसी बीच उसके पिता सोचते हैं क्यों ना इसरत खां की शादी की तैयारी किया जाए। लेकिन इसरत खां जो होती है उस समय अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए जो होता है रजाई और साथ में गद्दे की बुनाई भी करते थे। पास एक दुकान था उसी पे जाकर काम किया करते थे। लेकिन इधर इसरत के ही पड़ोस के रहने वाला एक अपना करीबी होता है, पड़ोसी होता है मुन्ना, जो रिश्ते में भाई लगता है। अब मुन्ना भी उसी दुकान पर जाकर बुनाई का काम करता था, दोनों एक साथ करते थे। लेकिन मुन्ना जो बचपन होता है, बचपन इधर अगर इसरत जहाँ के साथ ही उसके घर गृहस्थी में बीत जाता है, क्योंकि दोनों के घर आना जाना होता है। लेकिन इधर जैसे ही इसरत जहाँ अपने उसी जवानी के दहलीज पर पहुँचती है तो उस समय जो होता है मुन्ना जैसे इधर इसरत जहाँ की खूबसूरती देखता है, देखने के बाद खूबसूरती को दीवाना से हो जाता है। अपने मन में वह इसरत जहाँ को बसा लेता है, यही सोचता है कब मौका मिले इसरत जहाँ के सामने अपने प्यार का इजहार कर सकें। क्योंकि इसरत जहाँ को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो मुन्ना तुरंत ही अपना दिल खोलकर उसके सामने रख देता। जब भी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती मुन्ना तुरंत ही उसके सामने लाकर पैसा रख लेता। इधर इसरत जहाँ भी समझने लगती है कि आखिर मुन्ना हमसे कुछ चाहता है, लेकिन वह भी सोच लेती है कि इसका प्यार का जो इजहार है पहले मुन्ना करे, और इसी फिराक में दोनों लगे भी रहते हैं। तभी एक दिन शाम का टाइम होता है, जैसे ही इधर मुन्ना और साथ में इसरत जहाँ अपने दुकान से साथ छुट्टी पाते हैं तो मुन्ना आगे की जाता है, लेकिन पीछे देखता है कि इसरत जहाँ आराम से आ रही है। अब मुन्ना वहाँ खड़ा हो जाता है, जैसे सुनसान जगह देखता है जाकर मुन्ना इसरत जहाँ की हाथ पकड़ लेता है और उसको ले जाकर वहाँ एक पेड़ होता है उसी के नीचे अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन वहाँ पर अपनी सर हिलाते हुई हाँ की अवस्था में तुरंत इसरत जहाँ वहाँ से फरार हो जाती है। इधर जो होता है मुन्ना का कोई खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, वह समझ जाता है कि इसरत जहाँ ने हमारे प्यार को इजहार कर लिया है। और इसी बीच अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उसी रात से जो होता है आए दिन अब इसरत जहाँ की सपना देखना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है तो देखता है इसरत जहाँ के घर में उस समय ना उसके अब्बू हैं ना उसके घर में उसके भाई हैं, कोई नहीं होता। मौका सुनसान पाकर इसरत जहाँ के घर में घुस जाता है और उसी समय जाकर उसे मीठी मीठी बातें करता, कहने लग जाता है कि हमने तुम्हें अपने दिल की रानी मान लिया और तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएंगे और तुम्हारे बिना एक पल हम जी नहीं पाएंगे और हम दोनों मिलकर जल्द से जल्द निगाह भी करेंगे। और यह बात जैसे इधर इसरत जहाँ सुनती है, सुनने के बाद पूरा यकीन इधर
मुन्ना खान के ऊपर कर लेती है। सोच बैठती है कि चलो हमारे दिल का जो शौहर है, हमारे दिल के जो करीब है, वह कोई और नहीं है, मुन्ना खान। उसी दिन से अपने दिल का जो शौहर होता है मुन्ना खां को मान लेती है। अपने पूरे शरीर को उसी समय मुन्ना को सौंप देती है। सौंपने के बाद दोनों का जो रिश्ता होता है उसी दिन से आए दिन बनना शुरू होता था और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलना लगता है। और चलते चलते लगभग ऐसे 2 साल का वक्त निकल जाता है। और जब निकल जाता है इधर जो होते इशरत खां को लगने लगता है कि मुन्ना अब हमसे दूरी बना रहा है, क्योंकि इधर इशरत खां काफ़ी बार मुन्ना से शादी के लिए दबाव मार देते हैं। लेकिन मुन्ना इशरत शाह के साथ रहकर पूरी ख्वाहिश जब कर लेता है तो दूरी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब मुन्ना को लगने लगता है कि इशरत खां हमारे पीछे पड़ गई है तो इशरत खां जो होता है चुपके से अपने एक रिश्तेदार होते उन्हीं के जाकर उनकी बेटी होती है उसी से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद इधर जो होती है इशरत खां समझ जाती है कि आखिर ने हमें मुन्ना ने काफ़ी गहरी साजिश पहुंचाई है। अब इसकी सूचना जाकर अपने अब्बू मूसा खां को देता है। और मूसा खां जैसी खबर पाते हैं, पाने के बाद जो होता है इधर जाकर मूसा खां जो होते हैं अब मुन्ना खान के घर पहुंच जाते हैं, पूरी शिकायत करते हैं। अब उधर जो होते मुन्ना खान के घर वाले मुन्ना को काफ़ी धमकाते उकाते हैं। लेकिन मुन्ना जब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है तो अपनी नई नवेली पत्नी को लेकर वह रदौली चला जाता है। जाने के बाद वहीं एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, साल 2012 का वर्ष होता है, वही दिसंबर का महीना होता है, तो उसी बीच इशरत जहाँ जो होती है उस समय गर्भवती हो जाती है। और जैसी गर्भवती हो जाती है इसकी खबर जैसे इधर आकर अब मूसा खां को लगता है तो काफ़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। ना कुछ सोच पाते, ना कुछ समझ पाते, अपने रिश्तेदारों का राय लेते हैं और जाकर मुन्ना के ऊपर तुरंत ही अपने बेटी की शादी के लिए दबाव मारना शुरू कर देते हैं। मुन्ना खां सोच में पड़ जाता है कि आखिर अपनी पत्नी के रहते हम दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। और इधर मूसा खां काफ़ी समझाते हैं परिवार वालों को भी कि कोई बात नहीं, तो हमारी बेटी को अपने पास रखो, नहीं तो हमारी काफ़ी बदनामी होगी। मुन्ना खां वहाँ तुरंत ही मना कर देता। मना करने के बाद इधर इशरत जहाँ साथ में अपने अब्बू मूसा खां को लेती है, लेने के बाद अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाती है। वहाँ पर इधर मुन्ना खां के ऊपर शारीरिक शोषण और धोखाधड़ी का आरोप लगाकर मुकदमा दायर करा देती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है मुन्ना खां को अपने कटरे में लेती है, ले जाकर उसको एक लंबी सज़ा के तौर पर जेल में डाल देती है। जेल में डालने के बाद इधर कुछ दिन तो जेल में रहता है, लेकिन कुछ समय टाइम स्पेंड करता है। लेकिन काफ़ी घर वालों की दवा की वजह से वह जो होता है एक समय बाद बेल पे छोड़ जाता है। लेकिन छूटता है, छूटने के बाद इशरत जहाँ जो होती है अपने पिता यानी कि अपने अब्बू को साथ लेती है। लेने के बाद तुरंत ही जहाँ पर मौके पर मुन्ना खान रहता था वहीं पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद मूसा खां कहने लग जाते हैं कि तुम अपनी बेटी यानी कि लगभग जो है 3 साल की होने वाली है और अपनी पत्नी इशरत जहाँ को इसी समय अपना लो, क्योंकि दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक अब दोनों बचे नहीं हुए हैं, क्योंकि अब तुम्हारी तो बेटी है। मुन्ना खान जैसे सुनता है उसी समय सुनकर एक बार हौका रह जाता है, लेकिन वह इस रिश्ते को अपने पास रखने से इनकार कर देते हैं। मूसा खां उसी समय काफ़ी डांट डपाट लगा देते हैं। और इधर जो होता है इशरत जहाँ भी वहाँ डांट डपाट लगाकर अपने घर चली जाती है। लेकिन काफ़ी बार इधर जाकर इशरत जहाँ दबाव मारना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही इधर मुन्ना खान को पता लगता है कि आखिर में 23 मार्च 2017 को हमारी कोर्ट में सुनवाई है, उसी समय सुनकर काफ़ी सहम से जाता है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। वह सोच लेता है कि अभी हमें इस रिश्ते को सुलझाने के लिए कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। मुन्ना खान जो होता है उसी समय एक प्लान के तहत दोबारा इशरत शाह के पास जाता है और जाने के बाद उससे मीठी मीठी बातें करता है। कहने लग जाता है कि चलो हम दोबारा आवाज़ होता है रिश्ता रखेंगे और समय आने पर तुमसे जल्द ही निगाह कर लेंगे। इधर जैसी यह बात इधर अब इशरत जहाँ सुनती है उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। ना रहने के बाद दोनों के बीच फिर वही शारीरिक संबंध बन जाते हैं। यह संबंध का सिलसिला होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। लेकिन दोबारा जब इशरत जहाँ मुन्ना खान के ऊपर शादी के लिए दबाव मारना शुरू कर देती है तो इधर मुन्ना खान काफ़ी सोच में पड़ जाता है। वह सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। सोचने लग जाता है कि हमारे जो होती है कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और जब सुनवाई हो जाएगी तुरंत ही इन्हीं बेटी यानी कि इशरत जहाँ अब मूसा खां की तहरीर पर दोबारा हमको हमेशा हमेशा के लिए जेल हो जाएगी। और उधर जाकर अब मुन्ना खां मूसा खां से कह देता है कि आप हमारा सुलहनामा करवा दो।
लेकिन मूसा खां कह देते हैं तुम्हारा सुलहनामा तब होगा जब तुम हमारी बेटी से निकाह कर लोगे। काफ़ी जिद करता लेकिन उधर मूसा खां मानने वाला नहीं होते हैं। इधर मुन्ना खान ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है, तभी काफ़ी चिंते में पड़ जाता है। वह सोच लेता है कि अब इस झगड़े का जो कारण बन रही है क्यों ना उसको हमेशा हमेशा के लिए इस रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कि इशरत जहाँ और साथ में उसकी जो 3 साल की बच्ची होती है, दोनों को हटाने के लिए उसी समय प्लान बना लेता है। और तभी 15 मार्च 2017 का सुबह का टाइम होता है। तो उसी बीच इशरत जहाँ के पास जाता है और कहने लग जाता कि आज हम तुम्हारी बेटी और तुमको लेकर जाकर एक वहाँ मस्जिद है, उसी मस्जिद में दोनों मिलकर निकाह करेंगे और वहीं से तुरंत दिल्ली के लिए निकल पड़ेंगे। यह बात जैसे ही इधर इशरत जहाँ सुनती है, सुनने के बाद उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता और बिना सोचे बिना समझे मुन्ना खान से कह देती है कि ठीक है चलो हम इसी समय तैयार हैं, और जाती है कुछ नए कपड़े लेते हैं। लेने के बाद एक बैग पैक करती है और उसी समय इधर मुन्ना खान जो होता है अब इशरत जहाँ और उसकी 3 साल की जो बच्ची होती है साथ लेता है और अपनी ही बाइक पे बैठा लेता है और कुछ दूर सफ़र तय करता है। ऐसे तय करते करते वह उत्तर प्रदेश के अयोध्या के उसी धर्मनगर में पहुँच जाता है और कुछ दूर और चलता है तो कुमारगंज जो थाना होता है उसी में दाखिल होता है। तो वहाँ पर राजघाट जो होता है, राजघाट के करीब चलते चलते वही रास्ता पनडंडी पकड़ते पकड़ते देव गांव पहुँचता है। तो वहाँ पर काफ़ी घना जंगल होता है, लेकिन वहीं पर तीनों साथ होते हैं और वहीं पर जो होता है अपनी बाइक से इधर इशरत जहाँ और साथ में उसकी 3 साल मासूम बच्ची को उतार देता है। कहने लग जाता है कि ठीक है तुम लोग आगे चलो, हम पीछे बाइक पैदल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़मीन उबड़ खाबड़ है। और इधर जो होती है इशरत खां अपनी बेटी का हाथ पकड़कर आगे आगे काफ़ी तेज़ कदमों से चलना शुरू कर देते हैं। और लेकिन वहीं पर मुन्ना खान जो होता है अपनी बाइक खड़ी कर देता है। अपनी बाइक में एक तेज़धार हथियार पहले से रखा रहता है, उसको निकालता हाथ में लेता है और पीछे से दौड़ के जाता है। उसी समय पीछे वाले जो हिस्सा होता है उसी हिस्से पर इशरत जहाँ के शरीर पर काफ़ी तेज़ तरह प्रहार करता है, जिस वजह से वहीं इशरत जहाँ एक कटे हुए ब्रिज की तरह मौत की नींद में सोते हुए ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। लेकिन वहीं पर 3 साल की जो बच्ची होती है इधर मुन्ना खां को जब देखते इस अवस्था में उधर पैर पकड़कर माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। लेकिन वही हसर जो होता है 3 साल की बच्ची का भी मुन्ना कर देता है, उसको भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देता है। जब समझ जाता है कि हमारा सारा काम हो गया, अपने घर चलाता है। लेकिन इधर उसी महीने में इसकी जो अपनी पत्नी होती है उसी समय डिलीवरी होने वाला होता है और उसी की डिलीवरी कराने के लिए अपने घर से मौके पर अपनी पत्नी को लेकर कमरे सहित फरार हो जाता है और ले जाकर अपने ही पास जो होता है उसी भलेसर के इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल होता है, ले जाकर उसी में भर्ती करा देता है। अपनी पत्नी का वहीं पर इलाज कराना होता है और वहीं पर पास में एक कॉफ़ी शॉप होता है, मौके पर पी रहा होता है। लेकिन कुछ खबरी की नज़र जाकर मुन्ना खान के ऊपर पहुंच जाती है और मुन्ना खान को पुलिस की जो टीम होती है 16 अप्रैल 2017 को वहीं से गिरफ्तार करती है। लेकिन जब थाने ले आती है तो पुलिस के सामने ही दर्द भरी कहानी निकल के आती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर मुन्ना के ही किसी गवाह पर मद्देनज़र रखती है पुलिस की जो टीम होती है ले जाकर वहाँ के कोर्ट पेश कर देते हैं। कोर्ट में मुन्ना खान के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।